इफ़ यू आर सैड देन शो देम यू आर सैड, बिकॉज इमोशंस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको प्राइमरी लेवल पे अगर आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो तो नेक्स्ट स्टेप उसका बहुत बुरा होता है। 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, दे आर डिप्रेस्ड, और उनको डिप्रेशन है, क्यों है? बिकॉज उनके पेरेंट्स को था और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को था। जैसे हम बात करते हैं दिनचर्या के बारे में आयुर्वेद में, तो जो आपका डेली का रूटीन है, पहली बात तो वो ठीक होना चाहिए, लेकिन डाइटरी हैबिट्स और आपका जो लाइफस्टाइल है ये भी बहुत मायने रखता है। या फिर बच्चा बहुत ही हाइपर हो जाएगा, मतलब वैसा ही वायलेंस करना शुरू कर देगा, या फिर किसी को मारपीट करना, उसके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही गलत रास्ते पे चले जाते हैं इस तरह के बच्चे। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा कोई पेपर है, ठीक है, अभी पेपर आया भी नहीं है, एग्जाम आया भी नहीं है, बट आई एम फीलिंग वेरी वरी, मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा उसके लिए वरी कर रही हूँ, इतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा है कि वो मुझे एनजाइटी दे। दे शुड नॉट फील हेजिटेट कि अगर मैंने इसको बताया मेरा मूड खराब है या मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा। समटाइम लोग इसको ऐसे जज करते हैं कि इसको तो कोई ना कोई बीमारी हो गई। तो कोई भी बात है, कोई भी गिल्ट है, रिग्रेट है, बैड फील हो रहा है, तो इट इज़ जस्ट फॉर द सम टाइम पीरियड। अगर आप पूरा टाइम उसको होल्ड करके रखोगे तो उसका वजन बहुत लगेगा एंड वो यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं है। वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, जहां पे आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जसप्रीत और आज हम बात करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है और WHO की माने तो चाइल्डहुड एपिलेप्सी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो मेजर कॉज होती है और मेजर कॉज है यंग लोगों में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन और मेंटल अनस्टेबिलिटी के। दुनिया में करीब 8% बच्चे और 15% एडल्ट जो है वो मेंटल अनस्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, पर मेजॉरिटी जो है वो किसी भी तरह का हेल्प सीख नहीं करते हैं, वो किसी से बात नहीं करते हैं, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं या करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। और इतना ही नहीं, 15 से लेके 29 साल के जो लोग होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, उसमें सुसाइड या डेथ का सबसे बड़ा कॉज माना गया है मेंटल अनस्टेबिलिटी। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर के साथ में। हमारे साथ है डॉक्टर जसप्रीत और डॉक्टर जसप्रीत हमें पहले एक ब्रीफ देंगी, हमें बताएंगी कि क्या होती है मेंटल अनस्टेबिलिटी, मेंटल डिसऑर्डर्स। उसके पहले हम थोड़ा डॉक्टर जसप्रीत से जानते हैं उनके बारे में। और थैंक यू सो मच डॉक्टर जसप्रीत फॉर कमिंग। आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करें। ओम आरोग्यमस्तु, मेरा नाम डॉक्टर जसप्रीत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अनामिका फॉर हैविंग मी हियर, and I'm feeling so lucky that I'm working in this organization where Acharya Manish is trying to change the whole world, not only the nation but also the whole world with the help of Ayurveda. And Ayurveda is one of the most important tool in this technology. Right. ओके तो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि फिजिकल हेल्थ के बारे में हम सभी ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता। हमें पता होते भी, लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल हम इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में क्या डिफरेंस होता है। So health is basically, it is not only the absence of disease but it is a complete state of physical, mental and social well-being. मीन्स आपका फिजिकली भी फिट होना, मेंटली भी फिट होना, स्पिरिचुअली भी और सोशली भी हम इस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर पाए, अपना काम कर पाए। Exactly. अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करती हूँ, मेंटल हेल्थ मीन्स आप अपने स्ट्रेस को कोप अप कर पा रहे हो, आप अपनी जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है, जो भी आपने काम करने हैं डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटीज़ जो आपकी हो रही है, अगर आप उन सब चीज़ों से कोप अप कर पा रहे हो दैन दैट इज़ योर स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ। लेकिन आज के टाइम पे इसी चीज़ की कमी है। हम अपनी डिसीजंस के साथ अपने डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते, हम अपनी कोई भी अगर डेली एक्टिविटीज़ है उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, हम हमेशा एंजाइटी में रहते हैं। ऑलवेज वी आर थिंकिंग अबाउट पास्ट, ऑलवेज वी आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, लेकिन प्रेजेंट में तो हम रह नहीं रहे। सो बेसिकली प्रेजेंट में रहना, अपने स्ट्रेस को कोप अप करना, डेली की एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से करना, एंड दैट इज़ आवर मेंटल हेल्थ। That's absolutely right, because ऐसा होता है कि जब आप फिजिकली फिट होते हो पर आप मेंटली फिट नहीं होते हो, सोशली आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और मैं ये चीज़ बिल्कुल समझ पा रही हूँ आप जो बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर, आप आयुर्वेद की भाषा में आप बताएंगे कि आयुर्वेद में हेल्थ की परिभाषा क्या है? ओके तो आयुर्वेद में हम हेल्थ को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, सम दोषा सम अग्नि सम धातुमल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थ इति विद्यते। अर्थात हमारी बॉडी की जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जितने भी नॉर्मोलॉजिकल जो प्रोसेस रहते हैं, वो अपने बैलेंस्ड होकर उसको काम करना चाहिए। अगर वो बैलेंस्ड हैं, इट मीन्स दैट वो
सही रूप से काम कर रहे हैं, हम हेल्दी हैं। लेकिन अगर वो अनबैलेंस्ड हो जाते हैं तो उसमें हमें डिसीज़ होती है, कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन उसमें आनी शुरू हो जाती है। एंड हमारे आयुर्वेद में पहले से ही मेंशन कर दिया गया 5000 ईयर्स बैक कि प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा मन है, मीन्स हमारा फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी जो उतनी ही जरूरी है, मीन्स उतना ही प्रसन्न होना चाहिए जितना हम बाहर से देख रहे हैं। आजकल क्या है, लोग बाहर से बहुत खुश हैं, बाहर से बहुत ऐसे एक तरह का दिखावा है कि वी आर वेरी हैप्पी, ठीक है, बट अंदर से क्या होता है, वो अंदर से इतने खुश नहीं होते हैं। अंदर से ईच एंड एवरी पर्सन इज़ वेरी सैड, या फिर उनको बहुत सारी इस तरह की कुछ ना कुछ इमोशनल अनस्टेबिलिटी रहती है, वो चाह के भी शेयर नहीं कर पाते, बस एक फेक वर्ल्ड में वो जी रहे हैं, अपनी लाइफ को बिता रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप कहीं पे जा, जैसे अगर मैं यहाँ बैठी हूँ अभी और इफ आई एम डीलिंग विद समथिंग और मुझे अचानक किसी जगह पे जाना है, मुझे लोगों के साथ सोशलाइज करना है, और क्योंकि लोग भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देते हैं कई बार, मुझे बाहर जाना है, मुझे लोगों के साथ सोशलाइज करना है, और इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल और मैं वहां पे अगर ये दिखा दूं कि आई एम नॉट वेल, तो फिर लोग उसको भी लेके बहुत ही गलत वो बनाने लगते हैं, अपने assumptions बनाने लगते हैं, अरे शी इज प्रिटेंडिंग और ही इज प्रिटेंडिंग, और वो तो ऐसे मुंह बना के खड़े थे, उनको पता नहीं वो क्यों मुंह बना के खड़े, राइट? उनको ये पता नहीं है कि वो जो भी इंसान है वो किस चीज से डील कर रहा है, वो क्या फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, पर लोग जजमेंट्स ऐसे बहुत ही क्विकली बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रीजन है कि लोग एक कैसे अपने फेस के ऊपर एक दूसरा मास्क लेके घूमना शुरू कर दिया है लोगों ने अब, राइट? बट इसमें ये है कि हमें ना बहुत नेचुरल रहना चाहिए, बिकॉज हर एक की अपनी लाइफ रहती है, हर एक का अपना टाइम पीरियड रहता है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू डील विद इट। हमें ये नहीं सोचना है कि अगर मान लो इफ़ यू आर सैड देन शो देम यू आर सैड, बिकॉज इमोशंस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको प्राइमरी लेवल पे अगर आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो तो नेक्स्ट स्टेप उसका बहुत बुरा होता है। जैसे अक्सर हम मेंटल हेल्थ केसेस इश्यूज़ में देखते हैं, पहले लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन ना तो वो अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं, ना ही अपने घर वालों से, ना ही कहीं अगर वो प्रोफेशन में है तो जॉब प्रोफाइल में भी कहीं पर भी वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करते, इसी रीज़न से कि सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा या क्या जजमेंट देगा। तो होता क्या कि हम प्राइमरी लेवल पर उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, अगर वो सेकेंडरी पर चले जाते हैं, मीन्स उसका एक पूरा रूप आ जाता है, जैसे हम कहते हैं पहले पूर्व रूप आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद वो जो डिसीज़ अपनी पूरी की पूरी रूप ले लेती है, मीन्स डिसीज़ फॉर्म में वो आ जाता है, तो उस टाइम पर उसको डील करना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक इफ़ यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल कहीं पर भी, मतलब किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग, टाइम के रिगार्डिंग, पर्सन के रिगार्डिंग, तो यू हैव टू शेयर विद इट। इफ़ यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल देन ओके, बिकॉज ये ह्यूमन बिहेवियर है रहेगा, है ना। इफ़ यू आर फीलिंग गुड, अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो बुरा भी फील कर सकते हो, तो मतलब दिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। इमोशनली आप अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बात यह है कि समझने की चीज़ है ना, पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, हमें सभी लोगों को समझना पड़ेगा, साथ में जो भी जॉब प्रोफाइल में रहते हैं, हमारे कलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी उतनी ही समझने की ज़रूरत है जितना कि एक पेशेंट को या पर्सन को अभी जो उस फेज से गो थ्रू हो रहा है। एग्जैक्टली राइट, एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर, ये जो चीज़ें हैं, इस अभी हमने बात किया कि हमें क्यों जो अपने इमोशंस हैं वो शेयर करनी चाहिए, वो दिखाना, शो करना चाहिए बेसिकली लोगों के साथ, और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों शेयर करना चाहिए किसी से हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं वो निकालने के लिए, राइट? तो आप ये बताएं कि जो मेंटल हेल्थ के इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उस पर किस तरह के इम्पैक्ट्स करेगा? ओके, तो फ्यूचर जनरेशन पे तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इसके बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, अभी से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट में ही मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अगर मेरे पास आते हैं तो अभी आप बिलीव नहीं करोगे, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, दे आर डिप्रेस्ड, और उनको डिप्रेशन है, क्यों है? बिकॉज उनके पेरेंट्स को था और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को था। तो दिस इज़ द रीज़न कि मैं कहती हूँ कि आज की जनरेशन को ठीक होना पड़ेगा, तभी जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन है। I'm sorry, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पर I feel depression is something which is not genetic, right? या बट ऐसा है कि अगर आपके घर का माहौल वैसा रहेगा, ठीक है, या बट कहीं ना कहीं जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं, बिकॉज जो ब्रेन इश्यूज रहते हैं, ब्रेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें रहती हैं, तो अगर मान लो आपके ग्रैंड पेरेंट्स को ये चीज़ें हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके जीन्स में आएंगी, नॉट टू मच, बट उसके साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखने पहले ही शुरू हो जाएंगे। अभी हमारे पास काफ़ी ऐसे केसेस आए थे, जैसे एक फैमिली का केस था पंजाब का ही, उसमें उस लड़की, शी वॉज 45 ईयर्स ओल्ड, अभी उसको बहुत एक्सेसिव लेवल का डिप्रेशन, जिसमें अभी ना तो किसी से बात करती है, ना ही वो मतलब चल फिर पाती है, ना ही वो बेड से उतरती है, बस शी जस्ट हैव टू कि थोड़ा सा खाना खाना है और थोड़ा सा मुझे वॉशरूम तक जाना है, बस
वाई, बिकॉज उसके घर का माहौल ऐसा था, लाइक ऑलवेज लाइक वायलेंस होना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना। तो इस तरीके से अभी वो लड़की इतनी डर चुकी है दैट शी इज नॉट गोना टॉक टू एनीवन। अगर वो बात ही नहीं करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो खाना ही नहीं खाएगी तो मेडिसिन कैसे खाएगी? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लोग इस चीज से ही अफेक्टेड होते हैं। मतलब बाकी जो उनकी लाइफ में चीजें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, वो तो सेकेंडरी है, पर प्राइमरी ये है कि वो अपने आसपास जो चीजें देख रहे हैं, वो अपने एनवायरनमेंट में जो चीजें देख रहे हैं। जैसे अगर मैं हूँ, अगर मैं किसी को देख रही हूँ चीखते चिल्लाते मारपीट करते हुए, तो वो चीज मुझे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी कि अरे यार ये क्या है, किच 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 चल रहा है। या अगर कोई छोटा बच्चा है, वो अपने घर में, मुझे लगता है जैसा अभी आपने बताया कि एक केस था जो छोटा बच्चा था कोई, तो छोटे बच्चों के साथ भी होता है, क्योंकि वो तो चीजें और भी बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं, राइट। और जब वो बचपन से अपने घर में ये चीजें देखेंगे कि हाँ कोई मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, या किसी तरह की ऐसे किच 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 हो रही है दिन भर, फिर बहुत सारे मैंने भी सुने हैं ऐसे इंसिडेंट्स जिसमें घर में ऐसे लोग बर्तन फेंक देते हैं, कुछ तोड़ फोड़ करने शुरू कर देते हैं। तो इन चीजों से बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, वो अपने साथ लेके बड़े होते हैं, राइट। ये जो उनका पास्ट ट्रॉमा होता है, वो बड़े होकर कहीं ना कहीं उनका ट्रॉमा रिस्पॉन्स बाहर निकलता है। डेफिनेटली। एक्चुअली इसमें दो कंडीशंस होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं बोलूँगी, बट उसमें हम थोड़ा सा हाइपर और हाइपर बोल सकते हैं। अगर कुछ बच्चे इस तरीके का फेस कर रहे हैं तो दो तरीके के बच्चे देखने को मिलते हैं। या तो वो बच्चा बहुत डर जाएगा, जिसको आपने बोला पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर में वो चला जाता है, या फिर बच्चा बहुत ही हाइपर हो जाएगा, मतलब वो वैसा ही वायलेंस करना शुरू कर देगा और उसको यही लगेगा कि पहले मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, ये ठीक है, वायलेंस करना, अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करना या फिर किसी को मारपीट करना, उसके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही गलत रास्ते पे चले जाते हैं इस तरह के बच्चे। एग्जैक्टली। तो इन चीज़ों को पहले से ही प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, या जो भी हमारे ऑडियंस है या जो भी हमारी सोसाइटी में है, क्योंकि अब हम पर्सनली गलती हमें दूसरों की, हमें अपनी नहीं दिखती है, हमें दूसरों की दिखती है, राइट। तो गलती बेशक हमें अपनी ना दिखे, पर अगर हमें दूसरों की दिख रही है तो मुझे लगता है कि हमें दूसरों को बताना चाहिए। तो आप प्लीज एक बार बताएं कि जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं या जो भी मेंटल अनस्टेबिलिटी के रीजंस होते हैं, उनको पहले से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ओके, तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कैसे करना है, जैसे हम एक ना लाइन बोलते हैं हमेशा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा वर्ड ऐड करूंगी, योर हैबिट्स मेक्स योर प्रैक्टिस फर्स्टली। तो प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हो। तो पहले आपको हैबिट्स में लाना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। जैसे हम बात करते हैं दिनचर्या के बारे में आयुर्वेद में, तो जो आपका डेली का रूटीन है, पहली बात तो वो ठीक होना चाहिए। आजकल क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण जो है, देखो ये सारे कारण रहते हैं जो हमने एनवायरनमेंट में देखे हैं, दैट आर द एनवायरमेंटल इश्यूज, लेकिन डाइटरी हैबिट्स और आपका जो लाइफस्टाइल है ये भी बहुत मायने रखता है। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, अगर आपने बहुत, जैसे हम बोलते हैं इनकम्पेटिबल डाइट, हाँ, जो विरुद्ध आहार बात करते हैं हम, तो आजकल तो बहुत सारा ये सारी चीज़ें चल रही है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे हम बोलते हैं कि दूध में कुछ भी चीज़ मिक्स करके नहीं खानी है, लेकिन तो हम बहुत सारी चीज़ों को दूध में डाल के खा रहे, चाहे वो खाने वाली चीज़ हो चाहे वो पीने वाली चीज़ हो ना। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अलग अलग तरह की एग्जाम्पल्स हैं इनकम्पेटिबल डाइट की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपने दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी डाइटरी हैबिट्स को, अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल को, प्लस पेरेंट्स को ये चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें घर से शुरू होंगी, तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों को वो समझें, बच्चे इतने कंफर्टेबल हों अपने पेरेंट्स के साथ, वो अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सके। सेकेंडली जो हमारा सबसे ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं या तो अपना स्कूल कॉलेज या वर्क प्लेस पे, तो वर्क प्लेस पे भी एक सेफ्टी इन्वायरमेंट होना चाहिए, सो दैट जहाँ वहाँ के जो भी बच्चे हैं, टीचर्स हैं, कोलीग्स हैं, वो आपस में इतना अच्छा बॉन्ड हो कि सो दैट अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो बात कर पाए। बिल्कुल। दे शुड नॉट फील हेजिटेट कि अगर मैंने इसको बताया मेरा मूड ख़राब है या मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा। समटाइम लोग इसको ऐसे जज करते हैं कि इसको तो कोई ना कोई बीमारी होगी या अलग रह रहा है ना। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो हमें वो एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल। एंड इसके बाद जो है हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि योगा करना, मेडिटेशन करना, एंड जितने भी हमारे दिनचर्या का जो पॉइंट्स आते हैं, हम जैसे बोलते थे सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, है ना, एंड हमें जल्दी सोना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये चीज़ है इफेक्ट। अगर हम जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तभी हमारा जो हम बात करते हैं सर्काडियन क्लॉक, टाइम एज अ मेडिसिन, तभी आपका सर्काडियन क्लॉक अच्छा होगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम सारा दिन फ़ोन को देखते रहते हैं,
हम लेट सो रहे हैं, हम लेट जाग रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो हमें अपनी पहली लाइफ को ठीक करना पड़ेगा। सेकेंडली अपने साथ साथ दूसरों को भी समझाना पड़ेगा दैट दिस इज़ अ सिंपल थिंग। अगर अच्छा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो तो बुरा रिप्रेजेंट भी आप कर सकते हो। इफ़ यू आर फीलिंग बैड देन इट्स ओके, क्योंकि वो कुछ टाइम पीरियड की बात है ना। एक हम छोटी सी और एग्जांपल इसमें देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़ है, अगर ये कप है, कप का इतना ज़्यादा वेट नहीं होगा, मैं इसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर सकती हूँ, लेकिन यही कप को अगर मैं पूरा दिन होल्ड करके रखूँगी तो यही मेरे लिए 7 किलो का बन जाएगा, 70 किलो का मुझे महसूस होगा। तो कोई भी बात है, कोई भी गिल्ट है, रिग्रेट है, बैड फील हो रहा है, तो इट इज़ जस्ट फॉर द सम टाइम पीरियड, उसको आप जाने दो। अगर आप पूरा टाइम उसको होल्ड करके रखोगे तो उसका वजन बहुत लगेगा एंड वो यूजलेस है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वी आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। एंड कुछ चीज़ें और है जैसे कि एक्सेप्टेंस, हमें थोड़ा सा चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे कोई Normalize चीज़ करनी चाहिए चीज़ों को। नॉर्मलाइज करनी, चाहे कोई अच्छी है बुरी है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन एट दैट टाइम। उसके बाद उसके ऊपर आप काम करो। जी। सडन रिएक्शन नहीं करना, एक होता रिएक्ट, एक होता रिएक्शन। जी रिएक्ट नहीं करना है लेकिन उसका रिएक्शन आप दो, बट उसको एनालाइज करके दो। जी नेक्स्ट इज द, हम नेगेटिविटी को या फिर नो को आजकल नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो वो भी हमें आना चाहिए कि हमें नो भी सुन सकते हैं, हम बोलना भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, इसके बाद स्टेबिलिटी लानी बहुत जरूरी है। बहुत ही ज़्यादा। एंड ये जो स्टेबिलिटी मैं हमेशा वर्ड यूज़ करती हूँ, इट इज़ नॉट कि 1 मिनट में आ जाएगी, इट विल टेक द लॉन्ग टर्म। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपके हैबिट्स में लाना पड़ेगा, फिर ये आपकी प्रैक्टिस बनेगी, फिर ही आप इस चीज़ में परफेक्ट हो पाओगे। एंड बहुत सारी चीज़ों से आप खुद में स्थिरता ला सकते हो, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े रहना, अपने भगवान के साथ जुड़े रहना, सुबह मेडिटेशन करना, थोड़ा योगा करना, सो दैट आपके अंदर ठहराव आए किसी भी चीज़ को लेके। एंड इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम टाइमली उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ज़रूर, बिल्कुल। तो अभी हमने जो बेसिक हमारा टॉपिक था उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक जो मेंटल अनस्टेबिलिटी होती है उसके बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन, जो आप नॉर्मली भी ऐसे ना लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि हाँ मुझे एंजाइटी है या मुझे डिप्रेशन है या उसको डिप्रेशन है किसी चीज़ की वजह से वो डिप्रेशन में है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन ये दोनों अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? ओके, तो पहली बात तो ये कि दोनों टर्म्स ही अलग अलग हैं, बट मैंने काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं जो ऐसे कहते हैं कि मैंने गूगल पे सर्च किया था तो मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ है, बट ऐसा नहीं होता है। जो एंजाइटी मीन्स एक्सेसिव फियर, एक्सेसिव वरी होना, वो भी फ्यूचर के रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा कोई पेपर है, ठीक है, अभी पेपर आया भी नहीं है, एग्जाम आया भी नहीं है, बट आई एम फीलिंग वेरी वरी, मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा उसके लिए वरी कर रही हूँ, इतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा है कि वो मुझे एनजाइटी देगा। एनजाइटी में फिर होता क्या है, एक्सेसिव पाल्पिटेशंस होनी शुरू हो जाएगी, दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, एकदम से हैवीनेस इन द बॉडी, वो भी स्पेसिफिकली आपकी लेफ्ट आर्म में जा सकती है। तो इस तरीके से 2-3 चीज़ें और रहती है, जैसे कि Breathing में दिक्कत। यस, एंड पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ होगा 10 से 15 मिनट तक, उसके बाद ये जो चीज़ है नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली इस चीज़ को 2-3 महीने कंटिन्यूसली फेस कर रहे हो, मतलब सिमिलर सिचुएशन में बहुत ही हाइपर एक्टिविटी में आपकी बॉडी जा रही है, देन दैट इज एंजाइटी। फिर आपको डॉक्टर के पास आना भी जरूरी है, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना, उनके साथ अच्छे तरीके से बात करना, बताना, देन दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो आप मुझे अभी हमने बात की एंजाइटी की, हमारे पास अभी डिप्रेशन रह जाता है, डिप्रेशन के बारे में हम बात करेंगे अभी, पर उसके पहले आप ये बताएं कि एंजाइटी अटैक कैसे होता है। मतलब क्योंकि मैंने बाहर भी कई बार चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी मैंने सुनी भी है बहुत सारे लोगों को, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करके उसको मेडिकल टर्म में बताएं कि एंजाइटी अटैक क्या होता है एक्चुअली, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि एग्जैक्टली वो क्या होता है, पर उनको जस्ट बिकॉज उनको एंशियस फील होता है या कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें होती है तो वो ऐसा उनको लगता है कि उनको एंजाइटी अटैक आ रहा है, पर इट्स अ बिग टर्म, तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा डिफाइन करें। ओके, तो बेसिकली एंजाइटी रहेगी, बट इसमें पैनिक अटैक हो जाता है। राइट। तो इसमें होता क्या है कि ये ज़्यादातर कंडीशंस देखने को मिलती है लाइक 28+ वुमेन्स में स्पेसिफिकली, ठीक है, बिकॉज होता ये है कि ये जो एज होती है ना, एक तो आपका करियर, पर्सनल लाइफ, एंड ऊपर से बहुत सारा सोशल प्रेशर भी रहता है एंड बहुत ही पीयर ग्रुप का प्रेशर भी रहता है। तो ज़्यादातर ये वुमेन्स में देखने को मिलता है कि हर टाइम वो या तो डरे से रहते हैं, है ना, कि अगर ठीक है मेरी शादी होगी तो उस सिचुएशन को लेकर डरने लग जाएंगे, ठीक है, या फिर अगर वो काम कर रहे हैं तो काम की चीज़ों को लेकर डरना शुरू हो जाते हैं।
तो एक्सेसिव कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ें चलती रहती है, तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाते। तो बेसिकली अगर मेडिकल टर्म में हम देखें तो एंजाइटी क्या रहता है, जब आप स्ट्रेस है, वरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फियर है, लेकिन आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो 10-15 मिनट अगर कंटिन्यूसली 2-3 महीने आपके साथ कंडीशंस हो रही हैं ये वाली, उसके बाद सडनली क्या होता है कि पैनिक अटैक मीन्स इसमें कंडीशंस विल बी द सेम, कि भाई पाल्पिटेशन, स्वीयर, आपको स्वेटिंग होनी शुरू हो जाएगी, पेन होना शुरू हो जाता है, बट एकदम से बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, अनकॉन्शियस भी नहीं बट स्टिल उसमें ये रहता है कि मतलब सब कुछ गया, वो अपने अपने मतलब मोस्टली सेंसेस में नहीं रहता, 90% 95% उसको ऐसा लगता है senses में नहीं कि रहता। बस गया, सब कुछ गया, बट ऐसा होता नहीं है इन रियलिटी, बट ऐसा है कि वो एक्सेसिव फियर की वजह से है। ओके, ठीक है। अभी आप बताएं प्लीज हमें डिप्रेशन के बारे में। ओके, तो जो डिप्रेशन टर्म है वो स्पेसिफिकली इस कारण होती है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, लेकिन नेगेटिव टर्म्स को हम ज़्यादा याद रखते हैं, या फिर किसी चीज़ को लेके आप डर गए, फॉर एग्जांपल किसी के साथ वायलेंस हुआ है, अब्यूज़ हुआ है, या फिर किसी ने मारपीट कर दी, तो उस चीज़ को लेके बहुत डर जाते हैं, तो वो एक तरह का फिर ट्रॉमा रह जाता है उसके साथ, तो ऑलरेडी जो पर्सन है डिप्रेस्ड फील करेगा। तो इसमें होगा क्या, जो पर्सन है अकेला रहेगा, लो सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ एनर्जी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा उसमें। तो देखो ये सारी चीज़ें अभी उसको मेंटली थी, और धीरे धीरे करके फिजिकली डिसीज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वो खाएगा पिएगा नहीं, डाइजेशन उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो हमारी मेंटली जो हमने अनस्टेबिलिटी कर ली खुद को, तो वो अपनी फिजिकल अनस्टेबिलिटी भी करना शुरू कर देगा। बट ये पर्सन अलग अलग रहेगा, उसमें एंजाइटी में बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन इसमें हाइपो में चला जाएगा पर्सन, बहुत ही लाइक मुझे किसी से बात नहीं करनी है, अकेला रहना पसंद करेगा, एंड उसको यही लगेगा कि कोई तो मेरे साथ भी नहीं रहना चाहता, मीन्स बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, टोटली कट ऑफ कर लेगा। तो ये उन लोगों के सिम्टम्स हैं जिनको डिप्रेशन होती है। एंड ये कंटिन्यूसली ये कम से कम वो 6 वीक्स तक या 6 मंथ्स तक इसको, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द 6 वीक्स टू 6 मंथ उसको कंटिन्यूसली फेस करेगी, मॉर्निंग में, इवनिंग में, सभी टाइम में उनका सेम रहेगा बिहेवियर। ओके, ठीक है। डॉक्टर, सोशल मीडिया जो है वो लोगों की लाइफस्टाइल या जो एक्स्ट्रा मॉडर्नाइज्ड एरा है वो किस तरह से मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है? ओके, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है आज के मॉडर्न एरा में, बिकॉज जो सोशल मीडिया है आजकल के ना जो बच्चे हैं, स्पेसिफिकली यूथ जो है वो भूल चुकी है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कि क्या डिफरेंस है। उन्हें ये लगता है कि जो भी हम सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं वही असली ज़िंदगी है, बट वो भूल जाते हैं जो असली लाइफ क्या होती है, कि आपको स्ट्रगल करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको आगे जाना है। हम उन सब चीज़ों को तो निगलेक्ट कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, अच्छा रील में देखा फॉर एग्जांपल किसी के पास कुछ है, तो बच्चों में ना वो क्रेज़ हो जाता है, मुझे भी वही चाहिए। अगर मान लो वो कपड़ों का क्रेज़ है, या फिर किसी बॉयज़ में कार का क्रेज़ है, या फिर एनीथिंग, तो उस चीज़ को पाने के लिए वो बहुत ही गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, या फिर ऑल द टाइम दे आर ऑन द सोशल मीडिया, दे आर जस्ट स्क्रॉलिंग द रील्स एंड एवरीथिंग। तो तभी क्वेश्चन ये भी आता है दैट इंटरनेट फ्री है कि हम लोग फ्री हैं? हम लोग फ्री हैं बेसिकली। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, एक मैंने न्यूज़ में देखा था कि जो लोग ये ऐप्स बनाते हैं वो खुद फ़ोन या ऐप्स को बहुत ही कम टाइम में यूज़ करते हैं, हार्डली 5 मिनट्स अगर मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी बोलूँ। एंड आई थिंक वी पीपल जिन्हें बहुत सारे काम हैं, बिकॉज सारे जो लोग होते हैं बहुत रिच भी नहीं होते, पुअर भी नहीं होते, मिडिल क्लास भी होते हैं, तो मिडिल क्लास ज़्यादा सेक्शन पाया जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि हमें अपनी हार्ड वर्किंग करनी होती है, जॉब में जाना होता है, डेली के घर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, उस सारे काम को छोड़ के हमने बस ये पकड़ लिया हमें इंस्टाग्राम पे रील बनानी है या देखनी है, या फिर देखो अगर आप इस चीज़ को एक पर्टिकुलरली बस खुद की एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ ओके, है ना। खुद का थोड़ा हमें टाइम को स्पेंड करना है कि चलो थोड़ा ठीक बहुत है, टाइम अगर आप स्पेंड कर रहे हो दैट इज़ ओके। बट अगर आप कंटिन्यूसली उसको लगे पड़े, बिकॉज इससे क्या हो रहा है ना, इससे जो बच्चे हैं स्पेसिफिकली ना, तो वो देखो हम क्या कह रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे बिना फ़ोन को देखे खाना ही नहीं खा रहे, ठीक है, फिर हम बहुत ही लेट सो रहे हैं, बहुत ही लेट जग रहे हैं, फिर हमारा पूरा सर्काडियन साइकिल जो हम खुद ही ख़राब कर रहे हैं, अगर मेडिकली भी इसको देखा जाए, है ना, पूरी हमने सर्काडियन क्लॉक खुद की ख़राब कर ली, फिर हमें प्रॉब्लम आ जाती है। ये तो पहले धीरे धीरे चलती है, फिर बाद में प्रॉब्लम आने लग जाए कि आपको नींद नहीं आ रही, फिर आप इंसोम्निया तक पहुंच जाते हो, फिर आप नींद की गोली खाते हो, फिर एक टाइम तक नींद की गोली भी असर करना बंद कर देती है, फिर आप ऐसे एक वो साइकिल बन जाता है, एक लूप बन जाता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कुछ टाइम के लिए इफेक्ट करेगा, फिर नहीं, बिकॉज ये मैंने पेशेंट्स में बहुत देखा है। बट द थिंग इज़ वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ। पहली बात तो हमें अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद अपने हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। फ़ोन को बस उतना ही यूज़ करो जितना वो नेसेसरी है।
सारी चीज़ें फ़ोन में ठीक नहीं है। मैं कई पेशेंट से सुना, उन्होंने बोला मुझे डॉक्टर ने बोल दिया मुझे ये प्रॉब्लम, पूरा गूगल कर लेंगे। बट क्यों? अगर गूगल से ही सारी इन्फॉर्मेशन आनी होती तो आई डोंट थिंक सो कि डॉक्टर्स की डिग्री भी वैलिड है, तो सारे ही ऐसे हम डॉक्टर्स बन जाएंगे। डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, डॉक्टर्स की अगर जरूरत गूगल ही पे नहीं है। हमें एक्चुअली ये गूगल वाला, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, ये जो इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है ना, वो बहुत ज्यादा ही लोगों को अफेक्ट कर रहा है। कि उनको ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है तो हो सकता है ये मेरे साथ होगा। अरे तुम किसी प्रोफेशनल को तो कंसल्ट कर लो, पहले उससे पूछ तो लो कि क्या है एक्चुअली, राइट? वो ऐसा नहीं पूछते। अभी कोई भी सिम्टम है, फॉर एग्जांपल उन्होंने लिख दिया कि हेडेक है, उसके ये सारे रीजंस है। देखो हेडेक के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एंड वो आपके प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग, आपके पर्सनल के अकॉर्डिंग वो चेंज भी हो सकते हैं ना। बट इस यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट्स कह रहे हैं कि अच्छा मुझे डॉक्टर ने बोल दिया मुझे एंजाइटी है, मैंने उसके एंजाइटी के सारे साइन एंड सिम्टम सब कुछ देख लिया, मुझे तो एंजाइटी की भी ऊपर की प्रॉब्लम आ गई। तो वो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और वो पेशेंट ने खुद ही बना ली। और ऐसे हम फिर कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? जैसे वो बोलते हैं ना, वहम का कोई इलाज नहीं होता। तो वो बस हमने वहम पाल रखे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, चाहे वो हमारा ग्लैमरस लाइफस्टाइल है, चाहे वो लाइक कार्स हैं, बाइक्स है, या वट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक पर्टिकुलरली स्टेज तक अगर हम बच्चे हैं तो स्कूल में पढ़ाई इज़ योर प्रायोरिटी, है ना। आपको पहले पढ़ना है, नॉलेज होनी चाहिए, फिर ही आप कुछ करोगे। सेकेंडली, नो डाउट इंस्टाग्राम पे बहुत सारी लोगों का घर भी चलता है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, बहुत सी अच्छी सारी चीज़ें भी हैं। बट इसी के साथ साथ हमें उस चीज़ को बहुत नेगेटिविटी में नहीं लेके जाना कि ओवरऑल यू आर स्क्रॉलिंग द होल डे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए इसमें। एग्जैक्टली मुझे लगता है डूम स्क्रॉलिंग जो है आजकल वो बहुत ही ऐसा ट्रेंड बन गया है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत फ्री बैठे हो आप। जैसे अभी आपने कहा कि इंटरनेट फ्री है या हम फ्री हैं, बिल्कुल हम फ्री हैं। हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम पूरे टाइम बैठ के रील देख रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं। जो ऐसे लोग हैं जैसे आपने अभी कहा कि जिनका घर चल रहा है उससे, जिनका खर्च चल रहा है उनसे, तो जिनका प्रोफेशन ही वही है, जो अर्न ही उससे कर रहे हैं, उनकी बात कंप्लीट डिफरेंट है। बिकॉज वो उनका एक प्रोफेशन है, जैसे आपने बोला अभी, डिजिटल मीडिया को यूज करना, कैसे यूज करना, सो दैट इज ओके, बिकॉज वो कर रहे हैं। बिकॉज हमें ये नहीं ना पता, हम जो कंटिन्यूसली लगे हुए हैं उस पर लगे भाई, मिलियंस बिलियंस ऑफ पीपल्स आर देयर। तो हर कोई इंस्टाग्राम पे भी स्टार नहीं बन सकता, हर कोई फेसबुक पे भी स्टार नहीं बन सकता। तो हमें ये सोचना पड़ेगा लाइक हम डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, है ना, हम टीचर्स भी हो सकते हैं, हम प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं। तो हमें वो डिजिटल मीडिया में ही नहीं जाना, और भी बहुत सारी लाइफ में करियर्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है। तो सभी को ध्यान में रखते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हो, कहाँ पे आप फिट बैठ रहे हो, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। दिस इज द मेजर थिंग व्हिच इज हैपनिंग दिस डेज। बिकॉज क्या होता है ना कि हम ऐसे किसी को देखते हैं, ठीक है, जैसे अगर किसी ने देखा किसी लड़की ने देखा किसी को ऐसी ड्रेस पहने हुए, सुंदर सी ड्रेस पहने हुए, ठीक है, स्पेशली ऐसे ऑडियंस के लिए टारगेटेड है ये जो ऐसी चीज़ें करते हैं। आप ध्यान से देखें इस चीज़ को, तो वो क्या करते हैं कि उनको रियलाइज नहीं होता वो चीज़, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, सबकी ओवरऑल पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो डिफरेंट है, हम डिफरेंट है। हम किसी चीज को देखते हैं किसी और पे कि अच्छा उसने ये ड्रेस पहनी है, अब ऐसी ड्रेस मुझे भी चाहिए, ठीक है। अब ये समझो, मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए, वो वैसी ड्रेस ले लेती है बाय हुक और बाय क्रूक, या अफोर्ड कर पाती है तो ले लेती है, नहीं तो जैसे मर्जी ले लेगी। लेने के बाद जब वो ड्रेस पहनेगी और उसको बिल्कुल वैसे सेम नहीं आती जैसे सामने वाले को आई, फिर उसको डिसअपॉइंटमेंट होगी, फिर उसके बाद उसको इनसिक्योरिटी होगी कि अरे यार उस पर तो ये इतनी अच्छी लग रही थी, मुझ पर क्यों नहीं ऐसी लग रही है। उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीजें शुरू होती हैं, डेफिनेटली ऐसे ही, मतलब अलग अलग चीज़ों में हर किसी के साथ ऐसी चीज़ें शुरू होती हैं कि अब हमने किसी और को देखा कि अरे उस पर तो ऐसी लग रही थी, मुझ पर ऐसी नहीं लग रही है, मुझ में ही कोई कमी है, या उसके बाद लेके लोग अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें सिनेरियोज बनाना शुरू कर देते हैं अपने दिमाग में। फिर धीरे धीरे उनको इनसिक्योरिटी होने लगती है चीज़ों की, और उसके बाद वो इनसिक्योरिटी कहाँ तक जाती है, किस लेवल तक जाती है, अब हम सोच भी नहीं सकते, राइट। डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं, हमने किसी को देखा, ठीक है, कि अरे यार, फिर उसके बाद ऐसा होता है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, हमने किसी को देखा और कोई लड़की है बहुत सुंदर लग रही है, तो हम कहेंगे अरे यार वो तो बहुत अच्छी है, मैं तो नहीं अच्छी हूँ, क्योंकि वो पहले से उसके दिमाग में बैठ गई है वो बात कि मैंने वो ड्रेस पहनी थी, मेरे पे नहीं अच्छी लग रही थी, अब मैं किसी को देख रही हूँ वो अच्छी लग रही है पर मैं नहीं अच्छी लग रही हूँ। तो ये चीज़ें ना मुझे लगता है कि ओवरऑल उनकी उनकी पर्सनैलिटी को भी बहुत इफेक्ट करती है, वो जो है एज अ पर्सन उसको भी अफेक्ट करती है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया
और इंटरनेट वाली जो भी चीज़ें हैं, डिजिटल मीडिया जो भी है, वो एक तरह से बहुत अच्छी भी है क्योंकि हमें बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन करती है, हमें बहुत क्विक चीज़ें पता लग जाती है। पर कई बार ये जो बहुत क्विक चीज़ें पता लगना वो भी बहुत ज़्यादा गलत होता है। कई बार जो सोशल मीडिया पे एकदम एक्स्ट्रा ग्लैमराइज्ड हम चीज़ें देख रहे हैं या एकदम एक्स्ट्रा मॉडर्नाइज्ड चीज़ें देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही गलत इफेक्ट डालता है। बहुत अलग अलग केसेस में हम फिर कभी बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि अब बात करने लगेंगे तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक चला जाएगा, राइट। लास्ट मेरा आपसे एक सवाल है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, मेंटल अनस्टेबिलिटी या मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसका क्या क्योर है? ओके, तो इसका आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं आपको एक पहले केस बता देती हूँ। जो हमारे एक पेशेंट है, वो उनको 2006 से ही प्रॉब्लम आ रही थी या डिप्रेशन की, तो वो कंटिन्यूसली 2024 तक, आई थिंक 2023 तक उन्होंने एलोपैथिक ली, ठीक है। तो कभी डॉक्टर ने बोला उनको एंजाइटी है, कभी बोला डिप्रेशन है, कभी कुछ और कभी कुछ। वो इतना मतलब अनस्टेबल हो गए, सुसाइडल थॉट्स तक उनके आने शुरू हो गए थे। तो पेशेंट ने बिकॉज ये बातें मुझे पूरी क्लियर कट बोली। फिर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 6 महीने से। उनके हमने पंचकर्मा थेरेपी किया है, ठीक है। इसमें बहुत सारी थेरेपीज होती है, जैसे बरसती बहुत अच्छा काम करती है, शिरोधारा, शिरोपिच्चू, शिरोवरेचन बहुत अच्छा काम करता है, और साथ में नस्या। और इसी के साथ उनकी मेडिसिन चल रही है अभी। तो उनके साथ मेरी फिर से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि मैम अभी मैं बहुत इम्प्रूवमेंट है मेरे, लाइक जितना एक पर्सन आई थिंक 20 साल में उसने अच्छा इम्प्रूव नहीं किया, तो विद इन 6 मंथ्स ही वॉज वेरी हैप्पी। बट ही सेड कि मैम मुझे ना आगे और मतलब आप इसका बताओ। तो मैंने उनको बोला कि सर आप हर 6 मंथ्स में एक तो आपने पंचकर्मा लेना है और एक आपने फॉलोअप रखना है। तो ऐसे जो मेंटल केसेस होते हैं, जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड है ना, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पंचकर्मा तो हमें करना है, डिटॉक्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि एक बार आपने करके छोड़ दिया, इसको आप हर 6 मंथ्स रिपीट कर सकते हो, या फिर साल में कम से कम 2-3 बार, अकॉर्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल या जैसा भी आपका काम है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। सेकेंडली, डॉक्टर के साथ फॉलोअप रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये नहीं होता कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई लीवर की प्रॉब्लम है, आपने सिर्फ मेडिसिन ले ली, डाइट ठीक कर ली, ओके, नहीं, आप फॉलोअप रखो। आप अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट, लाइक पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव थॉट्स जो है पॉइंट्स, डॉक्टर के साथ डिस्कस करते रहो ईच एंड एवरी मंथ। मीन्स काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर मंथ आप काउंसल कीजिए अपने डॉक्टर को, डॉक्टर से पूछिए, ठीक है। डॉक्टर आपको काउंसल करेगा, अच्छे तरीके से बताएगा कि हाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, किस किस जगह पे इंप्रूवमेंट करनी है। साथ में हमारे कुछ मेडिसिन्स है, क्योंकि जो हमारी मेडिसिन्स रहती है वो प्योरली आयुर्वेदा है, हर्बल है, प्लांट बेस्ड है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई साइड इफेक्ट आएगा। एलोपैथिक में जब भी आप जाते हो तो बहुत सारे आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकली मसल स्टिफनेस हो जाती है, स्टेरॉइड्स के कारण वेट गेन होना शुरू हो जाता है, हेयर फॉल भी होने शुरू हो जाते हैं, और भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। अकॉर्डिंग टू द पर्सन वो चीज़ें रहती हैं। तो हमें इस चीज़ों में ध्यान रखना है, बिकॉज क्या है ना, अगर मान लो कोई नॉर्मल पर्सन भी, देखो स्ट्रेस आजकल सभी को है, ठीक है, सारे लोग एंजाइटी में रहते हैं, तो इससे मच बेटर है, देखो अगर हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाए, 7 डेज, जस्ट 7 डेज आपको अपने लिए निकालने हैं, लाइक द 6 मंथ्स में एक बार, ठीक है, लाइक ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। अगर आप 7 डेज खुद को दे पा रहे हो, एंड अपने 7 डेज दे के आपने अपनी बॉडी को इतना स्टेबल, इतना अच्छा कर लिया, तो वाई नॉट। आई थिंक वो आपका एक इन्वेस्टमेंट ही है। वो 7 डेज से आपके आने वाले 6 महीने जो हैं वो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। वैसे भी हम सब क्या करते हैं, हम लोग स्पा में जाते हैं, सलून में जाते हैं, तो वाई नॉट टू हम एक अच्छे प्रोफेशनल के पास जाए जो हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग हमें वो सारी चीज़ें दे, है ना। एंड इसी के साथ आपका फॉलोअप भी रहता है ना। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट वे है। एंड जो आप घर पे डेली कर सकते हो, जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना, ठीक है, और जो भी आपके गॉड है, वर्कशिप जिसकी भी आप करते हो, तो वो रोज़ करो। लाइक दैट इज़ आई थिंक द इनर स्ट्रेंथ जो है, और हमारी कल्चर की सबसे बड़ी द ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन कल्चर, हमारा जो वर्कशिप है, ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हर कोई कर सकता है, वो हर के घर में होता है। तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, वर्कशिप, प्लस आप अपने डॉक्टर के साथ कंटिन्यू टच में रहो, आई थिंक आपको कभी कोई प्रॉब्लम होएगी ही नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई, मेंटल अनस्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ और
उसकी लाइफस्टाइल पे किस तरह से इफ़ेक्ट होता है, उसका मेंटल हेल्थ का, और लाइफस्टाइल हमारा कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारे मेंटल हेल्थ को। तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमें आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको किसी तरह का कोई भी सवाल है, जो भी आज हमने बात किया मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ में बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे हमने आज डिस्कशन की, अगर आपको उनमें से किसी भी बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको आज का हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच।